गरीब माँ बेटी को मिला जादुई सोने का जंगल। माँ, ये सब क्या है? ये पूरा जंगल सोने का है। देखो, जहाँ भी नजर जा रही है हर चीज सोने की ही है। ये सब कैसे हो सकता है? ये तो मुझे भी नहीं पता। हमारे बीच कोई सोने का जंगल है और इस बारे में हमें कभी कुछ पता ही नहीं चला। आज से ये सोने के जंगल की जिम्मेदारी और उसका दायित्व तुम दोनों माँ बेटी का है। अब मैं ये सोने का जंगल तुम दोनों को सौंप कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो रही हूँ। क्या मेरी तरह आप भी सोने के जंगल को देखकर हैरान रह गए? ये कैसा सोने का जंगल था जहाँ हर चीज सोने की थी? और ये बूढ़ी औरत कौन थी जो दोनों माँ बेटी को सोने का जंगल सौंप रही थी? सोने के जंगल की पूरी कहानी जानने के लिए हम कहानी को थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। गायत्री अपनी बेटी रीमा, अपने बेटे विजय और अपनी बहू नेहा के साथ रहती है। अरे नेहा बहू, विजय दवाई ले आया क्या मेरी? आप कभी ऐसे भी बोल दिया करो कि कोई बात नहीं, पैसे नहीं होंगी तो ना दवाई आए। अरे मुफ्त में पड़ी रहती हो यहाँ, कभी तो अपने परिवार के बारे में भी सोच लिया करो। भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? अरे माँ की तबीयत खराब है, माँ क्या जान के दवाई खाती हैं? लो, हिमायती भी बोलने लग गई। अरे तुम दोनों माँ बेटी बस यहाँ पर पड़ी रहती हो और मुफ्त की रोटी तोड़ती रहती हो। कोई दवाई नहीं आएगी, पड़ी आई दवाई खाने वाली। पैसे क्या पेड़ पर होते हैं? नेहा और विजय दोनों ही अक्सर रीमा और गायत्री को सुनाते रहते थे। कुछ दिनों बाद रात में रीमा खाना खा रही होती है, तभी नेहा कहती है, रोटी तो ऐसे तोड़ रही हो जैसे कभी खाई ही नहीं। भाभी, आप हमेशा ऐसे क्यों बोलती रहती हो? अरे ये घर हमारा भी तो है ना, और भैया आपके लिए करते हैं। अगर हमारे लिए कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अरे मैं करना ही तो नहीं चाहता। तुम दोनों माँ बेटी मेरी छाती पर बस बोझ बनकर पड़े हो। अब मैं तुम लोगों को और नहीं झेल सकता। ये तू क्या बोल रहा है? अरे अपनी माँ और बहन को तू बोझ समझ रहा है? हाँ, आप लोग मेरे लिए बोझ ही हैं। आप लोग अपना सामान उठाओ और यहाँ से चलते बनो। हम कहाँ जाएंगे? अरे ये हमारा भी तो घर है और अपने परिवार से अलग होकर हम कैसे रहेंगे? अपना परिवार याद आ गया? अरे हम आपको अपना परिवार मानते ही नहीं। आपको अपने साथ रखना ही नहीं चाहते तो क्यों जबरदस्ती गले पड़ी हो? निकलो यहाँ से। नेहा और विजय दोनों ही गायत्री रीमा को घर से निकाल देते हैं। घर से बेघर होने के बाद दोनों रात के समय इधर उधर भटक रहे थे। माँ, भैया और भाभी ने हमें घर से निकाल दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा क्या होगा? ये तो मुझे भी नहीं पता। एक तो रात का अंधेरा, ऊपर से बेघर। सच में मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा अपना बेटा हमारे साथ ऐसा करेगा। हम यहाँ से चलते हैं। यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर घर के बाहर पड़े रहेंगे तो ये लोग हमें और कोसते रहेंगे। कम से कम भैया भाभी से दूर रहेंगे, कुछ तो हो ही जाएगा। दोनों माँ बेटे इधर उधर भटकने लगते हैं और भटकते भटकते एक सुनसान रास्ते पर पहुंच जाते हैं। सुबह का समय था। यहाँ तो काफी ठंड भी लग रही है। हाँ, अब सुबह हो गई है, थोड़ी देर में धूप हो जाएगी तब ठीक लगेगा। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता, रास्ता भी नहीं पता, और क्या पता आगे कहीं कोई गांव झोपड़ी कुछ मिल जाए। दोनों माँ बेटी चलने लगते हैं, तभी उन्हें एक टूटी हुई झोपड़ी दिखती है जहाँ एक बुढ़िया बिस्तर पर लेटी थी। नमस्ते माँ जी, दरअसल हम दोनों माँ बेटी बेघर हैं। हमारे पास कोई रहने की जगह नहीं है। अगर आप हमें थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रहने दें तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, रह लो। अरे काकी, आपके तो पूरे बाल बिखरे हुए, मैं आपके बाल बना देती हूँ। आप चल नहीं सकती क्या? हमें आए हुए इतनी देर हो गई है और आप अभी तक अपने बिस्तर पर हैं। हाँ, मैं चल नहीं सकती। इतने दिनों से मैं बिस्तर पर ही रहती हूँ। मेरा कोई नहीं है। मेरे घुटनों में भी काफी दर्द हो रहा है, लेकिन मैं अपनी मालिश तक नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, मैं आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ। दोनों माँ बेटी बूढ़ी औरत की कुछ ही देर में काफी ज्यादा सेवा करती हैं और थोड़ी देर खुद आराम करके जाने को होती हैं। माँ जी, आपने हमें अपने घर में रहने के लिए थोड़ी जगह दी, हमें बहुत अच्छा लगा। हम चलते हैं। लेकिन तुम लोगों के पास तो रहने को कोई ठिकाना ही नहीं है, फिर तुम कहाँ जाओगे? ठिकाना नहीं है, इसीलिए अब हमें अपना ठिकाना खुद ही बनाना पड़ेगा। कहीं तो कोई जगह मिल ही जाएगी। आप अपना ख्याल रखिएगा।
रुको, वहां पर जो टूटी हुई अलमारी है उसमें कुछ रोटियां रखी हैं, तुम वो ले लो। और हाँ, उन रोटी को रात के अंधेरे में ही खाना। अगर रात के अंधेरे में खाओगे तो आगे का रास्ता तुम्हें और अच्छे से दिखेगा। रोटी लेकर दोनों माँ बेटी चलने लगती हैं और शाम हो जाती है। माँ, बहुत थक गई हूँ, मुझसे और नहीं चला जाएगा। मुझे बहुत ज्यादा भूख भी लग रही है। वो जो काकी ने दी थी रोटी वो हम खा लेते हैं ना। लेकिन अम्मा जी ने कहा था कि रात के अंधेरे में ही खाना है। पर भूख तो हमें अभी लगी है ना। रात के अंधेरे में खाएंगे, अभी खाएंगे? हमें तो अपनी भूख को शांत करना है। ठीक है, इतनी भूख लगी है तो हम अभी खा लेते हैं। दोनों माँ बेटी रोटी खाने लगते हैं। माँ, मुझे नींद आ रही है, हम यहीं पर सो जाते हैं। नींद तो मुझे भी आ रही है, कहीं भटकने से अच्छा तो यह है यहीं सो जाते हैं। दोनों वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो खुद को वहीं सुनसान रास्ते पर पाते हैं। माँ, ये तो वही रास्ता है ना जहाँ से हम कल निकले थे। हम यहाँ वापस कैसे आ गए? ये तो मुझे भी नहीं पता चला। हम इतना चले थे, इस रास्ते से इतनी दूर आ गए थे और वापस वहीं आ खड़े हैं। अब हमें वापस से जाना पड़ेगा इतनी दूर। और कोई रास्ता भी तो नहीं है। दोनों माँ बेटी फिर से चलने लगते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक खरगोश मिलता है जिसको चोट लगी हुई थी। माँ देखो, खरगोश को कितनी चोट लगी हुई है। ये भगवान, इतना खून आ रहा है इसके पैरों में से तो। अरे रुक, मैं अपनी साड़ी फाड़ती हूँ, तू उसके पैरों में साड़ी बांध दियो, खून रुक जाएगा, बेचारा खरगोश। दोनों माँ बेटी उस खरगोश की चोट साफ करते हैं और उस पर पट्टी लगाते हैं। हम इस खरगोश को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। वैसे भी हमारे पास कोई ठिकाना है नहीं और हमें जाना कहाँ है ये भी नहीं पता। तो 1-2 दिन यहीं पर रुक जाते हैं। खरगोश ठीक हो जाएगा तो हम फिर इसको अकेला छोड़कर चले जाएंगे। हाँ, तू सही कह रही है, हम ऐसे ही करते हैं। दोनों माँ बेटी 2 दिन तक खरगोश का काफी ख्याल रखते हैं और 2 दिन बाद जब वो जाने लगते हैं तभी खरगोश कहता है, आप लोगों ने मेरी इतनी मदद की है, इसलिए मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। माँ, खरगोश बोल रहा है? हाँ, बोल सकता हूँ। खरगोश सोने की अंगूठी देते हुए कहता है, ये सोने की अंगूठी है, आप लोग अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल कर लेना। खरगोश सोने की अंगूठी देकर वहां से चला जाता है और दोनों माँ बेटी फिर आगे बढ़ने लगते हैं। अब तो हमारे पास सोने की अंगूठी है। कहीं कोई गांव बस्ती दिखेगी तो हम अंगूठी को बेचकर किराए पर घर ले लेंगे। दोनों आगे चल रहे थे तभी उन्हें एक परिवार दिखता है जहां बुजुर्ग आदमी आनंद नाम के लड़के का पैर पकड़े था। ऐसे मत करिए, रिश्ता तय हो गया है, मेहमान भी आने वाले होंगे। बस अब एक सोने की अंगूठी के लिए रिश्ता मत तोड़िए। कुछ टाइम बाद मैं अंगूठी का जुगाड़ कर दूंगा, थोड़ा समय तो दीजिए। अब और समय नहीं। अरे जब बात पहले ही हो गई थी कि सोने की अंगूठी मिलेगी मुझे शादी में, तो तुम लोगों ने झूठ क्यों बोला? ऐसा मत करिए, हमारी इज्जत मत उछालिए। आनंद उस बुजुर्ग आदमी की नहीं सुनता है। ये देख रीमा कहती है, ये अंगूठी ले लीजिए, ये सोने की है, आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। आप कौन है और आप हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? हमें नहीं पता कि हम आपके क्या लगते हैं, लेकिन ये समझ लीजिए भगवान ने हमें आपके लिए ही भेजा है। दोनों माँ बेटी बिना सोचे समझे वो अंगूठी देकर जाने लगते हैं। मैं आपको कुछ सामान दे रहा हूँ, आप यहाँ से सीधा जाएंगे तो एक जंगल पड़ेगा, वहाँ पर बूढ़ी औरत होगी, उसको दे दीजिएगा। आदमी से सामान लेकर दोनों माँ बेटी जाने लगती हैं और जाते हुए जंगल में पहुंच जाती हैं। जंगल देखकर दोनों माँ बेटी हैरान हो जाती हैं। माँ, ये तो सोने का जंगल है, हर चीज सोने की, पेड़ पक्षी पौधे घास, यहाँ तक कि झोपड़ी जमीन सब सोने का है। ये सब तुम्हारा है? आप तो वही बूढ़ी औरत हो ना जो हमें वहाँ मिली थी? हाँ, मैं वही हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये परीक्षा तुम लोगों की थी जिसमें तुम पास हुए। इतनी मुसीबतें होने के बाद भी दूसरों की मदद करते हुए चले हो, अपने बारे में ना सोच कर चले हो। इसीलिए अब से ये सोने का जंगल तुम दोनों गरीब माँ बेटी का। दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाते हैं और अब दोनों माँ बेटी सोने के जंगल में खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। चलो, यहाँ पर मैंने मिट्टी और खाद लगा दी है। कुछ समय में मेरे पास सब्जियों की अच्छी फसल होगी, जिसे बेचकर मैं कर्ज पूरा कर दूंगा और अपने घर को भी थोड़ा बनवा लूंगा। ऐसा कहकर मोहन घर पर आ जाता है, जहाँ उसकी तीनों बेटियां उसे गले लग जाती हैं। पापा पापा आ गए, आप हमारे लिए कुछ लाए?
हाँ हाँ पापा बताइए ना, आज तो शनिवार है, आप हर शनिवार को कुछ ना कुछ हम सब के लिए खाने के लिए लाते हैं। अरे हाँ मेरी प्यारी प्यारी बिटिया, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाया हूँ, ये देखो। वाह जलेबी, वाह पापा मुझे जलेबी बहुत पसंद है। आहा आप आ गए। बच्चे की खुशबू से मुझे पता चल जाता है कि आप आ गए। हर शनिवार आप हम चारों की पसंदीदा चीज ही लाते हैं। आज जलेबी सही, अगले शनिवार मेरी पसंद का ले आना आप। हाँ हाँ मैं तुम्हारे लिए गोलगप्पे ले आऊंगा। चलो कुछ तो याद है आपको। अच्छा हाथ पांव धोकर खाना खा लीजिए, मैंने आज भुजिया चावल बनाया है। हाँ हाँ आ रहा हूँ। तभी हाथ मुंह धोकर मोहन अपनी बेटियों के साथ बैठ जाता है। सब मिलकर जलेबी खाते हैं और फिर खाना खाते हैं। ऐसे ही उनके हंसी खुशी के दिन बीत रहे थे और मोहन के खेतों में आलू और हरी सब्जियां भी उग जाती हैं, जिसे देखकर वो बहुत खुश था। लेकिन इसी बीच उसे किसी खुजली जैसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिससे उसके गले के पास हाथ पैरों में खुजलियां बढ़ ही रही थी और लाल चकत्ते पड़ रहे थे। अनीता, मेरा शरीर बहुत जल रहा है और बहुत खुजली हो रही है। जरा देखो तो यहाँ क्या हो गया। मोहन जी आपको क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा लाल हो रहा है। चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। अरे नहीं, तुम परेशान मत हो, सरसों का तेल दे दो, वो लगाकर शायद ठीक हो जाए। क्यों पैसे खर्च करना, वैसे भी पैसे हैं नहीं और कल परसों से मुझे सब्जियां निकाल कर मंडी में लगानी है। देखिए आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, मैं कह रही थी एक बार आप डॉक्टर को दिखा लेते। अरे चिंता मत करो अनीता। तभी अनीता का दिया सरसों का तेल मोहन अपनी खुजली वाली जगह पर लगा लेता है, जिससे उसे थोड़ा आराम मिलता है। लेकिन अगली सुबह उसे और भी ज्यादा जलन और परेशानी का सामना करना पड़ता है और यूं ही खेत से सब्जी निकालकर मंडी में सब्जी बेचने वो चला जाता है। लेकिन तब उसके पूरे शरीर में धीरे धीरे घाव बनने लगते हैं। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ये क्या हो रहा है मुझे जो बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे फिलहाल सब्जी देनी चाहिए। सब्जी ले लो, सब्जी 50 रुपए किलो की बोरी, सिर्फ 5,000 रुपए में आलू लीजिए। हरी सब्जी लीजिए सिर्फ 1,000 रुपए में 30 किलो, 1,000 रुपए में 30 किलो। अरे बोरी तो सही दाम पर दे रहे हो, ऐसा करो मुझे 2 आलू के कट्टे भिजवा दो, ये लो 10,000 रुपए। मोहन जैसे ही उसके पैसों को पकड़ने के लिए आगे हाथ करता है तो उसके हाथ पर लाल निशान और घाव देखकर व्यापारी अपने हाथ पीछे कर लेता है। अरे भाई ये तुम्हारे हाथों पर क्या हो रहा है? और तुम्हारी गर्दन कंधे पर भी है, लगता है तुम्हें कोई भयंकर बीमारी हुई है। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं लेना, अरे छोड़ो भाई। अरे आपको गलत फहमी हुई है, मुझे कोई बीमारी नहीं है। सुनिए तो व्यापारी जी, हे भगवान ये क्या हो गया। बाजार में अपनी सब्जी बेचने की बहुत कोशिश वो करता है, लेकिन उसकी हालत देख कोई उससे एक भी सब्जी नहीं खरीद रहा था। और वो जब परेशान होकर घर आता है तो वैद्य भी उसका हालचाल देखकर घबरा जाता है। बाप रे बाप, तुम्हें तो हार पिस हो गया है। ये बहुत संक्रमण वाली बीमारी है, मुझे तो तुमसे दूर रहना होगा और तुम सब भी दूर रहो, वरना ये तुम तक फैल जाएगा। जल्दी से यहाँ से जाकर अपने हाथ धो लेता हूँ, मैंने तो तुम्हें छू लिया था। ओहो। अरे वैद्य जी ये कौन सी बीमारी है, आप मुझे इसका इलाज तो बता देते। अरे चले गए। मुझे बहुत दर्द हो रहा है अनीता, अगर ऐसी कोई बात है तो बच्चों को मुझसे दूर रखो। वैद्य की बात सुन अनीता को ना चाहते हुए भी अपनी तीनों बेटियों को मोहन से थोड़ा दूर रखना पड़ता है और यही बात पूरे गांव में फैल जाती है, जिससे वो पूरे परिवार को गांव से बाहर निकाल देते हैं। अरे निकल जाओ हमारे गांव से। तुम जैसे संक्रमण वाले लोगों को हमारे गांव में रहने का कोई हक नहीं है, पता चले तुम भी हम सबको बीमार कर दो। मुखिया जी ऐसा नहीं कीजिए, आप गांव वाले तो हमें समझिए, यहाँ पर हमारे खेत और छोटा सा घर है, अगर हम ये गांव छोड़कर चले जाएंगे तो कैसे रहेंगे। जैसे भी रहो हम नहीं जानते, चलो जाओ निकलो हमारे गांव से, वरना तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। माँ क्या हो रहा है, सब लोग चिल्ला क्यों रहे हैं, क्या हमें ये गांव छोड़कर जाना होगा। माफ करना अनीता, मेरी बीमारी की वजह से ये गांव हमें छोड़ना पड़ेगा। चलो, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से मेरी बीवी बच्चों पर जान पर बनाए। जी ठीक है। फिर अनीता और उसकी बेटियां अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर मोहन को किसी तरह गांव से लेकर निकल जाते हैं और एक नदी के किनारे जाकर विश्राम करते हैं। अजी हम नदी किनारे तो आ गए हैं, गांव से बाहर, लेकिन अब करेंगे क्या, कहीं और जाना भी ठीक नहीं है, यहीं रह लेते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो और हमारे साथ जो हो रहा है मुझे उसके लिए माफ कर दो।
मोहन जी, आप इस चीज के लिए माफी क्यों मांग रहे हैं? बीमारी तो किसी को भी हो सकती है। आप चिंता मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। माँ, हम कहाँ रहेंगे? हमारा तो घर ही नहीं रहा। ऐसी बहुत हवा लग रही है और जमीन भी तो अच्छी नहीं है ना माँ कि हम सो पाए। हाँ माँ, मुझे भी घर चाहिए और भूख भी लगी है। तुम्हें पता है ना, अभी हम घर छोड़कर आए हैं। थोड़ा सा रुको, मैं करती हूँ किसी चीज का इंतजाम। मोहन जी, आप यहीं बैठ जाइए पेड़ के सहारे। अब हमारे पास न खाने को कुछ है, न सर पर छत है और काम का जरिया भी नहीं रहा। तुम चिंता मत करो, मैं सोचता हूँ। यहाँ पेड़ के पास कुछ लकड़ियाँ भी पड़ी हुई हैं। थोड़ी सी लकड़ी और काटकर हम घर बना लेते हैं, यही सही रहेगा। हाँ। फिर अनीता और अनामिका पेड़ की लकड़ी इकट्ठी करके घर का ढांचा बनाकर तैयार कर देती हैं और उसे सूखी घास से किसी तरह ढक देती हैं, जिससे वो अपने बनाए घर में रह लेते हैं। और अनीता प्लास्टिक की बोतल और कचरा उठाकर कबाड़ी वाले को दे देती है, जिससे उसे कुछ पैसे हासिल हो जाते हैं और वो अपने पति और बच्चे के लिए खाने का इंतजाम कर देती है। लेकिन ये 3-4 दिन से ज्यादा गुजारा नहीं कर पाते। तभी छोटी बेटी कहती है, माँ, अब तो पापा की तबीयत खराब हो गई। अब पापा पहले की तरह हर शनिवार को अच्छा खाना नहीं लाएंगे ना। और पापा खेती भी नहीं करती। अब हम ऐसे ही रहेंगे नदी के पास। पिताजी, आपको खेती करनी आती है ना? क्या आप कोई उपाय है कि हम नदी के किनारे खेती कर सकते हैं? आप बस बताओ, बाकी हम करेंगे। हाँ, ऐसा एक तरीका तो है, मैं तुम्हें बताता हूँ। मोहन अपनी पत्नी और बेटियों को नदी के किनारे सब्जी उगाने की एक एक चीज बता देता है। कैसे हल जोतकर बीज खाद डालकर थोड़ा थोड़ा पानी उनमें डालना है। इसी तरह 1 महीने की मेहनत से उनकी थोड़ी थोड़ी सब्जी उगने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कचरा चुनकर ऐसे ही अपना गुजारा वो कर रहे थे। एक दिन, माँ, पापा देखो तो, हमारी नदी के किनारे खेत में थोड़ी थोड़ी सब्जी उगना शुरू हो गई है। अब हम इसको बेचेंगे ना? हाँ बेटा, हम इसको बेचेंगे। बस कुछ दिनों की हमारी और मेहनत सफल हुई। अनीता, मेरे शरीर की ये जलन और भी जगह बढ़ती जा रही है और इसमें से कुछ पानी सा निकल रहा है। कुछ करो अनीता, कुछ करो। मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ और बच्चों को दूर रखो। पापा, हम आपके पास आएंगे, हम आपसे दूर नहीं रहेंगे। नहीं बेटा, मेरे पास मत आओ, मैं ठीक हो जाऊं तब आना। संघर्ष के साथ उनका 1 महीना पूरा हो जाता है। नदी किनारे उनकी सब्जियों की खेती अच्छी हो जाती है, जिन्हें वो बड़ी बड़ी बोरियों में भरकर मंडी में पहुंच जाते हैं। और छोटी बेटी रिया मोहन के पास रह जाती है। पापा, आपको पानी चाहिए? मैं पानी लेकर आऊं नदी से? नहीं, तू गिर जाएगी, वहां मत जा मेरी। तेरी मम्मी ने कलश में पानी रख दिया है। मोहन अपने आप पानी पी लेता है। दूसरी तरफ तीनों माँ बेटियां मिलकर मंडी में बोरियों की दाम लगाती हैं। आइए आइए, ताजी ताजी सब्जियों को ले जाइए, 10,000 में बोरी ले जाइए। आइए आइए, हरी हरी सब्जी, बैंगन, गाजर, आलू, मूली, मटर, ये ले जाइए, थोक में ले जाइए, थोक में। आइए आइए। माँ, हमारी इतनी सारी सब्जियों का ढेर लग गया है, कैसे व्यापारी लोग थोक में खरीद लेंगे? हाँ नामिका, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा थोक में ही सारी सब्जियों को बेचते हैं। अरे वाह, तुम्हारी सब्जी तो बहुत ताजी है। ऐसा करो, मुझे 2 बोरी दे दो और 2 बोरी इन अलग अलग सब्जी की। कितने हो गए? सब कुछ मिलाकर 25,000 हो गए। ठीक है, ये लो। ऐसे ही तीनों माँ बेटियां मंडी में थोक में ढेर सारी सब्जियों को बोरी भरकर अपनी नदी की खेती से लाकर देती हैं। उनकी बेची हुई सब्जी सारे व्यापारियों को पसंद आ जाती है, जिससे वो बार बार गरीब माँ बेटियों से खरीद लेते हैं। अरे वाह वाह, मेरे दोस्त ने ही मुझे तुम्हारे यहाँ से सब्जी लेने को कहा था। तुम्हारी उगाई हुई सब्जियां बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनती हैं। ऐसा करो, आज मुझे माल ज्यादा चाहिए क्योंकि मुझे भंडारा करवाना है। माँ, हमें तो नदी के किनारे से सब्जी और ज्यादा लानी होगी। हाँ सुहानी, सेठ जी आप चिंता मत कीजिए, आपको सारा माल आज टाइम पर मिल जाएगा। एडवांस दे दीजिए। एडवांस नहीं, पूरे 40,000 रुपए रखो, क्योंकि मुझे सारी सब्जी 50-50 किलो में चाहिए। इस तरह गरीब माँ बेटी उस व्यापारी को नदी किनारे की गई खेती से सारी सब्जी बोरी में डालकर व्यापारी को बेच देती हैं। 7 से 8 महीने में उनके नदी किनारे की खेती की सब्जियां इतनी बिकती हैं कि उनकी किस्मत बदल जाती है, जिससे वो अपना नया आलीशान घर उसी गांव में जाकर खरीद लेते हैं, जिससे सारे गांव वाले देखकर हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ आए पैसों से मोहन का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज चलता है। धीरे धीरे दवाई लेकर अब वो काफी ठीक हो जाता है। बाप रे, तुम लोग तो गरीब सी झोपड़ी में रहते थे और अब इतने अमीर हो गए हो कि इतना बड़ा घर बना लिया। अरे कमाल कर दिया तुम लोगों ने। वो तो करना ही था,
और मैं इस बात का श्रेय बिल्कुल भी नहीं लूंगा। और मुझे अपनी पत्नी और बेटियों पर बहुत गर्व है कि उन्होंने मेरे काम को आगे बढ़ाया, दोबारा से खेती की और उस मेहनत से हमने अपना यह घर बनाया। सभी गांव वालों का मोहन की बात सुनकर मुंह बंद हो जाता है। ये वही लोग थे जो गरीब लोगों पर अपनी अमीरी की वजह से पैसों की धौंस जमाते हैं। आज बाजी पलट गई थी और मोहन अमीर होकर गांव वालों का मुंह बंद कर रहा था।